मोदी शाह की सरकार ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका को लेकर कुछ ऐसा छपवा दिया है जिसे देखकर पूरे भारत की जुडिशरी में हलचल पैदा हो गई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम वकील और जज खड़बड़ाए हुए हैं। देश के बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मोदी सरकार की इस हरकत को रखा और चीफ जस्टिस कहने लगे कि मुझे पहले से ही इस मामले की जानकारी है। ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है, यानी सरकार साजिश कर रही है न्यायपालिका के खिलाफ। लेकिन मैं इस धरती पर किसी को भी एक संस्था को इस तरह से बदनाम करने और छवि को धूमिल करने की अनुमति नहीं दूंगा। किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। मुझे पता है इस मामले में कैसे निपटना है। देश भर से तमाम वकीलों और जजों ने मुझे लगातार फोन किया है, मैसेज भेजा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकार ने ये क्या छपवा दिया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। केंद्र की सरकार ने एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को जोरदार तरीके से छापा है, वो भी कक्षा 8 की किताब में, छोटे छोटे बच्चों की किताब में। जुडिशरी को लेकर बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, और तो और इस रूप में लिखी गई हैं जिन्हें देखकर और पढ़कर मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध रह गया कि यह सरकार कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। हालांकि आप सबको बता दें कि किताब में जो कुछ भी लिखा है, ज्यादातर बातें, लगभग सभी बातें सही हैं, मगर लिखी गलत जगह पर है। तो इस वीडियो में हम एकदम आसान भाषा में और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार की मंशा क्या है, क्यों उसने भारत की न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार को कक्षा 8 की किताब में छपवा दिया। यह बात ठीक वैसे ही है कि कोई पिता अपने बच्चों को दादा परदादा और बुजुर्गों को गाली देना सिखाए, क्योंकि भले ही दादा परदादा में कुछ कमियां रही हों, लेकिन नैतिक और सामाजिक रूप से बच्चों से उन्हें गाली दिलवाना ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे कि आखिर सरकार की इसके पीछे की मंशा क्या है और कैसे आज जुडिशरी के जो लोग, वो बार हो चाहे बेंच हो, सरकार की इस हरकत पर चिंता जता रहे हैं, परेशान है, वो खुद इन सब के लिए जिम्मेदार है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे भाजपाइयों ने ही जुडिशरी को कथित भ्रष्टाचार में लिप्त किया। भाजपा के लोगों ने ही ऐसे ऐसे अपने दुलारे जज बनाए जो भ्रष्टाचार के पुरोधा निकले। उन नगीनों को भी देखेंगे जिन्होंने जुडिशरी का ये हाल किया है कि आज सरकार की हिम्मत यहां तक पहुंच गई। तो किताब में क्या छपा है, सरकार ने क्यों छपवाया है, जो छपा है वो कितना सही है, इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे है, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्क्रीन पर एनसीईआरटी की उस किताब का वो हिस्सा देखिए जिसमें जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात कही गई है, तमाम खामियां और कमजोरियां गिनाई गई हैं और उस लाइन को शामिल किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देरी से मिला न्याय न्याय नहीं मिलने के बराबर है। बताया गया है कि जजों की पर्याप्त संख्या नहीं है, कम जज हैं, बहुत ही जटिल कानूनी प्रक्रिया है, बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है, इसलिए लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट्स में 62,40,000 और जिला अदालतों में 4,70,00,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। किताब में बताया गया है कि किसी भी मामले को अदालत में निपटाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। हाई कोर्टों की बात करें तो लगभग 3/4 मामले 1 साल से अधिक समय से लटके हुए हैं और आधे मामले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से लटके हुए हैं। कुछ केसेस तो 50-50 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे हैं, सुलझ ही नहीं रहे। इस किताब में लिखा गया है कि यह जरूरी है कि लोगों को यह महसूस हो कि उनकी बात अदालत ने सुनी है और उन्हें समय पर न्याय मिला है। आगे जुडिशरी में करप्शन की बात कही गई है और जजों के लिए उच्च आचार संहिता की बात याद दिलाई गई है, जिसे मैं बार बार आपको बता चुका हूं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही साल 1997 के आसपास बनाया था। बाद में बेंगलुरु में भी इस तरह की बातें निकल कर आई थी कि जजों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी उनका आचरण अदालत में और अदालत के बाहर कैसा होना चाहिए। इस किताब में भी जुडिशियल कंडक्ट की बात कही गई है। बोला गया है कि जज निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए और सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता को उनकी ईमानदारी पर, यानी जजों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का मौका मिले। और साथ ही साथ न्यायपालिका के उस आंतरिक तंत्र की भी बात कही गई है, यानी इंटरनल सिस्टम के बारे में भी बताया गया है जिसके जरिए जजों के कार्यों को जांचा परखा जाता है, यानी शिकायतों को लिया जाता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि साल 2017 से 21 के बीच 1600 से भी ज्यादा ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां पर जजों पर कुछ गलत करने का आरोप लगा। इंपीचमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है। पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई की बात को भी याद दिलाया गया है कि उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के भीतर दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार और दुराचार के मामले सामने आए हैं। इससे जनता के भरोसे पर नकारात्मक असर पड़ता है और पूरी व्यवस्था की ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। यानी कुल मिलाकर एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में मोदी सरकार ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और उसके कमजोर तंत्र, बेहद कमजोर
डिलीवरी सिस्टम को छपवा दिया है। और मैं साफ साफ कह दूं कि यहां जितना छपा है वो कुछ भी नहीं है। असल में जुडिशरी के भीतर जितना करप्शन व्याप्त हो चुका है वो इससे 1000 गुना ज्यादा है। और एक बार नहीं सैकड़ों बार इन चीजों को मैं दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। बहुत सारी बातें तो ऐसी भी पता चलती हैं जिन्हें मैं यहां बोल नहीं सकता और सोच कर भी शर्म आती है। और न बोलने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारा लक्ष्य किसी संस्था को बदनाम करना नहीं है, बल्कि उसे साफ सुथरा करना है, क्योंकि ये हमारी संस्थाएं। हम सवाल इसलिए नहीं करते कि किसी की साख पर बट्टा लग जाए, हम सवाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो बट्टा लगा है वो साफ हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सत्ता ने इन चीजों को किताब में क्यों छपवाया, वो भी कक्षा 8 की किताब में। क्या हम अपने बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? क्या हम अपने बच्चों के दिमाग में बचपन से ही न्यायपालिका के प्रति अपमान भर देना चाहते हैं, उनका भरोसा पैदा होने से पहला ही तोड़ देना चाहते हैं? सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों के मन में, उनके दिमाग में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करना, भरोसा पैदा करना, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि कार्यों से। लेकिन यहां सरकार ऐसा लगता है कि अपनी गोटी साधने के लिए, न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए देश के बच्चों का इस्तेमाल करना चाहती है। और यदि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है तो सोचिए कि भारत में भ्रष्टाचार कहां नहीं है। आखिर मोदी साहब की सरकार ने सिर्फ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को ही कक्षा 8 की किताब में क्यों छपवा दिया? क्या ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार नहीं है? एक आईएएस आईपीएस जब नौकरी पाता है उसकी संपत्ति कुछ लाख की होती है, बहुत सारे तो लाख में भी नहीं होते, लेकिन 4-5 साल की नौकरी के बाद ही वो करोड़पति बन जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जमीन हो जाती है, फ्लैट हो जाता है, घर हो जाता है, अरबों की संपत्ति हो जाती है। क्या ये सब कुछ तनख्वाह से होता है? नहीं, ये भ्रष्टाचार से होता है, घूसखोरी से होता है। ब्यूरोक्रेसी में नीचे से लेकर ऊपर तक ठसाठस भ्रष्टाचार भरा हुआ है। नौकरी मिलने से पहले यह सिलेक्ट किया जाता है कि ऊपर की कमाई कहां पर कितने है। नेताओं को देखिए, जब पहली बार विधायक बनते हैं तो चुनाव आयोग को जो एफिडेविट देते हैं उसमें उनकी संपत्ति कुछ लाख की होती है या करोड़ की होती है, 2, 4, 5, 10 करोड़। जब दोबारा चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनकी संपत्ति कई 100 करोड़ हो जाती है। आखिर 5 साल की विधायकी में, संसदी में अरबों रुपए कहां से आ जाते हैं? गन्ने के खेत से? नहीं, ये भ्रष्टाचार का परिणाम है। आप सरकार में बैठे लोगों को देखिए, तमाम मंत्रियों को देखिए, और दूसरों को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री को देखिए, उनके कार्यालय को देखिए। एनसीईआरटी ने क्यों नहीं छापा कि इस देश का प्रधानमंत्री कोविड जैसी महामारी से लड़ने के नाम पर पीएम केयर फंड बनाता है, सरकारी संस्थाओं से पैसे लेता है, लोगों की तनख्वाह से जबरदस्ती पैसे काट लेता है, चीन की कंपनियों से चंदा लेता है, आम जनता से चंदा लेता है, लेकिन जब हिसाब देने की बारी आती है तो दुम दबा के भाग लेता है। एनसीईआरटी ने क्यों नहीं छापा कि राफेल से लेकर पेगासस तक सरकार पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, मगर जब यही जुडिशरी जांच करने जाती है तो सरकार सहयोग नहीं करती? एनसीईआरटी ने क्यों नहीं छापा कि इस देश में एक चुनाव आयोग है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो सत्ता की दलाली करता हुआ नजर आता है, आचार संहिता को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है और चुनाव के दौरान पैसे बांटने की अनुमति देता है? एनसीईआरटी ने क्यों नहीं छापा कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के कब्जे में है और ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाया गया है जो सरेआम झूठ बोलते हैं? एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में क्यों नहीं छापा कि इस देश का चुनाव आयुक्त ऑन कैमरा मीडिया के सामने झूठ बोलता है, जो देश का नौकर है वो खुद को मालिक समझने लगा है? एनसीईआरटी ने इसी किताब में क्यों नहीं छापा कि जो भी जज भाजपा को नापसंद आने वाले फैसले देते हैं, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार उन जज को उसी न्यायपालिका से सजा दिलवा देती है, उनका ट्रांसफर करवा देती है, बदलवा देती है, उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं, उनकी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है। आखिर नेताओं के भ्रष्टाचार पर इस किताब में कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया? संसद में भ्रष्टाचार पर इस किताब में कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया? क्यों नहीं बताया गया कि पिछले 7 साल से डिप्टी स्पीकर का पद लोकसभा में खाली है? क्यों नहीं दिखाया गया कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष सरेआम पक्षपात करते हैं, सत्ता की घोर दलाली करते हुए नजर आते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं? किताब में क्यों नहीं छापा गया कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस किताब में क्यों नहीं छापा गया कि राज्यसभा के पूर्व सभापति और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किन परिस्थितियों में कुर्सी से हटाया गया? इस किताब में क्यों नहीं छापा गया कि भारत का प्रधानमंत्री सरेआम अपने ही देश की जनता को धर्म के नाम पर लड़ाता है, झूठ बोलता है, नफरत फैलाकर वोट मांगता है, सेना के नाम पर भी वोट का कटोरा फैला दिया जाता है? इस किताब में क्यों नहीं छापा गया कि देश का गृहमंत्री घुसपैठियों के झूठे आंकड़े पेश करता है चुनावी रैली में, जबकि गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है? किताब में क्यों नहीं छापा गया कि देश का रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हमारे सैनिकों के बारे में झूठ बोलता है? इस किताब में क्यों नहीं छपा कि रक्षा मंत्रालय देश के ही पूर्व सेना प्रमुख की किताब को छपने नहीं देता, वो भी 2 साल से, क्योंकि उस किताब में 56 इंच का एक्सरे रिपोर्ट है? इस किताब में क्यों नहीं छपा कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीन की सेना भारत के करीब आ रही थी तो लगभग 2 घंटे तक भारत के प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया और अंत में कह दिया कि जो उचित समझो करो, यानी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और सेना प्रमुख के कंधे पर देश की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थोप दिया। इस किताब में ये सारी बातें क्यों नहीं छपी? इस किताब में क्यों नहीं छपा कि किस तरीके से नेताओं के बेटे घोर नाकाबिल होने के बाद भी पूरी दुनिया का क्रिकेट चला रहे हैं? कोई मंत्री बन बैठा है तो कोई दिन दुनी रात चौगुनी गति से पैसे कमा रहा है। इस किताब में क्यों नहीं छपा कि किस तरीके से देश के तमाम संसाधनों पर धन्ना सेठों का कब्जा करवाया जा रहा है? इस किताब में क्यों नहीं छपा कि हमारी सरकार धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रही है? क्यों नहीं छपा कि हजारों करोड़ रुपया लेकर लोग फरार हो रहे हैं और सरकार भागने दे रही है? तो मूल सवाल यही है कि जब मुल्क चौतरफा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और सरकार खुद ही हर तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, आए दिन सीएजी की रिपोर्ट से खुलासे हो रहे हैं, तो उन सबको छापने की बजाय सिर्फ जुडिशरी का भ्रष्टाचार ही क्यों नजर आया? जो सरकार पूर्व सेना प्रमुख की किताब को 2 साल से छपने नहीं दे रही, वो सरकार जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर किताब छपवा रही है, वो भी कक्षा 8 के बच्चों के लिए। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है अपने ही मुल्क को बर्बाद करने की? मगर समझने वाली बात यह है कि इस किताब में जो छपा है वो गलत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो छपा है वो 1% भी नहीं है। भ्रष्टाचार का लेवल जुडिशरी में इससे कहीं ज्यादा है, मगर फिर भी बच्चों की किताब में यह नहीं छपना चाहिए था। इसके पीछे की मंशा बड़ी खतरनाक है। मसला यह है कि सरकार बची खुशी जुडिशरी को भी तबाह कर देना चाहती है क्या? और इसके लिए पहले जनता में जुडिशरी के प्रति रोष पैदा करना है। ध्यान रहे, यह सब छपवाने का लक्ष्य यह नहीं है कि कोई सुधार हो। यह सब छपवाने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जुडिशरी में जो थोड़े बहुत जज ईमानदार बचे हैं, जो भाजपाई सिस्टम और आरएसएस की व्यवस्था को समय समय पर चुनौती दे देते हैं, उन्हें ठंडा किया जा सके। क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी आरएसएस का बहुत ही गहरा घुसपैठ जुडिशरी में हो चुका है। जहां तक बात भ्रष्टाचार की है, तो जो लोग खुद ही सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो किसी और के भ्रष्टाचार की क्या बात करेंगे? एक सड़क छाप नेता विधायक बनते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने लगता है, और विधायक को तो छोड़िए, ब्लॉक प्रमुखों को देखिए, अचानक से लगता है राजा बन गए, फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती है, और अब तो न जाने कौन कौन सी महंगी महंगी गाड़ियां आ गई हैं। समझने वाली बात यह है कि सरकार ने ये जो छपवाया है, इसके पीछे उनकी मंशा तो गड़बड़ है, लेकिन उसके भीतर इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो एक संवैधानिक संस्था के बारे में कक्षा 8 की किताब में ये सब लिखवा दे? भारत की जुडिशरी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने वाली, दुनिया का भूगोल बदल देने वाली इंदिरा गांधी को भी एक समय में अपनी ताकत दिखा दिया था। आखिर उस जुडिशरी पर ऐसी किताब छपवाने की हिम्मत वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों के भीतर कैसे आ गई? और अभी जो लोग बैठे हैं उनकी नैतिकता का स्तर क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतनी हिम्मत। तो ये हिम्मत आ कहां से रही है, जरा उसे समझिए। अगर न्यायपालिका का अपना इंटरनल सिस्टम ठीक होता, यानी शिकायतों पर कार्रवाई होती और वो कार्रवाई जनता की नजर में होती, तो इतने सारे सवाल ना उठते। अभी हाल ही में हमने देखा, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा का मामला आया था, करोड़ों के जले हुए नोट पाए गए। क्या उस मामले में कुछ हुआ? यानी क्या पता चला कि वो नोट किसके थे, कहां से आए थे? यदि जस्टिस वर्मा ने कोई भ्रष्टाचार किया था तो क्या उन्हें सजा मिली? जैसा कि हम जानते हैं, जुडिशरी में किसी भी शिकायत को लेकर, किसी भ्रष्टाचार को लेकर, किसी अनैतिक कार्य को लेकर बाहर की कोई एजेंसी एक्शन नहीं ले सकती। किसी जज को हटाने का सिर्फ एक ही उपाय है, महाभियोग चलाना होता है, जो कि अक्सर सफल नहीं हो पाता। बाकी जुडिशरी ही जुडिशरी के भीतर के मामलों को देखती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और यह प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर ना मिले तो फिर जजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस वाले, बाकी एजेंसियों को छोड़िए, पुलिस वाले ही किसी भी जज को डराने के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू कर देंगे, मुकदमा लिख लेंगे। तो जजों को प्रोटेक्शन जो मिला है वो बहुत जरूरी है, लेकिन जब इंटरनल इंक्वायरी होती है तो कम से कम उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लोगों को पता चले क्या हो रहा है, और उसका एक सिस्टम होना चाहिए। आपको बता दें कि लोअर कोर्ट के जजों और अन्य किसी भी जज पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी पड़ती है। यहां तक कि अगर किसी एजेंसी ने जज को रंगे हाथ भी पकड़ लिया तब भी कार्रवाई नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस से परमिशन लेना पड़ेगा। जज एस के भारद्वाज के मामले में ट्रैप बिछाने से पहले सीबीआई को परमिशन लेना पड़ा था। इसी तरह जस्टिस एस एन शुक्ला पर रिटायरमेंट के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। कहा जाता है कि पहले से सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इसी तरह के कई और मामले हैं जहां पर जज बिचौलिए का काम करते हुए पकड़े गए, सीबीआई ने छापा मारा, रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। कभी कभी रिटायरमेंट के बाद हुई, मगर ध्यान रहे, जो सुरक्षा जजों को मिली हुई है वो जरूरी है। वो नहीं होगी तो स्थिति और खराब हो जाएगी, सत्ता में बैठे लोग नस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन आज सरकार को जो मौका मिला है कक्षा 8 की किताब में ये सब छपवाने का, वो सिर्फ इस कारण है क्योंकि जुडिशरी का जो अपना इंटरनल मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है, इसलिए सरकार की इतनी हिम्मत हो रही है। लोअर कोर्ट जज के मामले में विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है और रजिस्ट्रार विजिलेंस हेड करता है, सेशन जज रैंक के अफसर वगैरह सब नजर रखते हैं। मगर ये नजर रखना अब उल्टा काम करता है, यानी वसूली गैंग की तरह कार्य करने लगा है। जो भी जज उनकी मर्जी से काम नहीं करता, यानी उनके इशारों पर नहीं चलता, उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन डलवा के फिर ब्लैकमेलिंग का काम शुरू हो जाती है, वसूली होने लगती है। आप देखिए कि जज का रीडर सीधे पैसे लेता है, अर्दली डायरेक्ट आपके हाथों से पैसे लेता है। आप तमाम अदालतों में चले जाइए, तारीख लगवाने के लिए पैसा देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये घूस नहीं है, चोरी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि नियम है, बिना पैसे दिए तारीख नहीं लगती। तो क्या ये जुडिशरी में जजों को पता नहीं है? क्या उनका इसमें हिस्सा नहीं है? बिना हिस्से के ये वसूली हो रही है? ऐसा नहीं है। यानी विजिलेंस का जो सिस्टम भीतर बनाया गया है लोअर कोर्ट के लिए, वो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार को मिटाने से ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहा है। तथा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों के भ्रष्टाचार पर क्या होता है, किस तरह से आरोपों पर कुंडली मार के बैठ लिया जाता है, वो तो हमने देखा ही। हाल ही में पत्रकार सौरभ दास के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जब जजों के खिलाफ शिकायतों का ब्यौरा मांगा तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कह दिया कि हमारे पास इस रूप में कोई आंकड़ा नहीं है, जबकि वही सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्रालय को आंकड़े दे देता है और सैकड़ों की संख्या में शिकायतों की बात सरकार संसद में बोलती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री दिल्ली हाईकोर्ट से झूठ बोलती है। तो आप सोचिए कि जिले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्यायपालिका के हर हिस्से में जब इस कदर गड़बड़ी होगी तो कोई भी सवाल उठा ही देगा, और सरकार में बैठे जो लोग पूरे सिस्टम पर कब्जा चाहते हैं वो तो फुदक फुदक के सवाल उठाएंगे। देखिए कैसे किताब छपवा रहे हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर बात कर रही है, अगर आप कायदे से झांक के देखेंगे ना तो जितने भी जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, चाहे वो नैतिक भ्रष्टाचार हो यानी लड़की और महिला वाला, या फिर आर्थिक भ्रष्टाचार, ज्यादातर भाजपाई सरकार के ही बनाए हुए जज मिलेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वाजपेयी सरकार की। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों की ही बात करें तो जे.एस. खैर से लेकर दीपक मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूड़ और वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, गवाई वगैरह सब, यानी जिन भी लोगों को लेकर विवाद हुआ या फिर उन पर गंभीर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप देखेंगे तो ज्यादातर भाजपा सरकार के दौरान ही नियुक्त किए गए, यानी भाजपा की पसंद थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों में गड़बड़ी नहीं हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ऐसे ऐसे कथित गधों को घोड़ा बनने का मौका मिल गया जिनके भीतर काबिलियत लगभग शून्य थी, उन्होंने भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया। लेकिन वाजपेयी सरकार के दौरान जो नियुक्तियां हुई उनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार के ऐसे नगीने निकले, ऐसे कोहिनूर निकले जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका का भट्टा बिठा दिया। आपको याद दिला दें, जस्टिस खेर पर एक मुख्यमंत्री की पत्नी ने गलत करने का आरोप लगाया और कहा कि चीफ जस्टिस के बेटे ने करोड़ों रुपए की घूस की मांग किया था मुख्यमंत्री से, और कलिंगो पुल नाम के मुख्यमंत्री ने स्वतः अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन क्या इस मामले में जांच हुई? क्या चीफ जस्टिस और उनके रिश्तेदार यानी बेटे पर कोई कार्रवाई हुई? पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर भ्रष्टाचार के कैसे कैसे आरोप लगे, कैसे कैसी कहानियां सामने आई। वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर कारवां की लंबी चौड़ी रिपोर्ट है आर्थिक भ्रष्टाचार की। जब इन्हें हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा तो बाकायदा जजों ने ही पत्र लिखकर शिकायत किया था कि ये उस पद के काबिल नहीं है, बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है, लेकिन फिर भी इन्हें प्रमोशन मिलता रहा। सवाल है कि जिन जजों के बारे में अक्सर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट खराब आती है, यानी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, जो नैतिक रूप से गड़बड़ होते हैं, उन्हें भी प्रमोशन क्यों मिल जाता है, बल्कि उन्हें ही ज्यादातर प्रमोशन अब अमृतकाल में क्यों मिल रहा है। नया नया उदाहरण देखें तो मध्य प्रदेश वाले जस्टिस गुप्ता को याद करिए, और एक जो एसपी सिंह को जज बनाया गया हाल ही में, उन्हें याद करिए। दोनों की आईबी रिपोर्ट एडवर्स पाई गई, दोनों के खिलाफ शिकायतें थी लेकिन प्रमोशन मिला। और अमृतकाल में मोदी सरकार के दौरान छोटे से लेकर बड़े तक कैसे कैसे जजों को बिठाया जा रहा है, आप भी देख लीजिए। किसी पर लड़की छेड़ने का आरोप है, उसको भी प्रमोशन, किसी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है, घूस लेने का आरोप है, उसको भी प्रमोशन। और तो 56 सीनियर जजों को किनारे लगाते हुए जस्टिस पंचोली को पटना हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। किसी को पता नहीं चलता कि उनके भीतर ऐसी कौन सी विशेष काबिलियत थी जो 57वें नंबर वाले को बुला लिया गया, लेकिन कहा जाता है कि गुजराती सिस्टम के खास हैं तो प्रमोशन मिल गया। तो कुल मिलाकर यदि आप बारीकी से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने चुन चुनकर ऐसे लोगों को पहले से ही जज बनाया जो भ्रष्टाचार के मामले में, सत्ता का साथ देने के मामले में एकदम धुरंधर थे। यानी खुद ही ऐसे लोगों को जुडिशरी में घुसाया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें, और फिर खुद ही किताब में इस जुडिशरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगवाया जा रहा है, छपवाया जा रहा है। 1990 के दशक तक जजों के भीतर विशेष काबिलियत देखी जाती थी। उनकी नैतिकता का स्तर क्या है, उनकी प्रैक्टिस कैसी है, ज्ञान कैसा है, उनका आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, वकील के रूप में कैसा काम कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, कोई सेशन जज है तो कितना साफ सुथरा है, उसका काम कैसा है, विचारधारा कैसी है, कोई गंभीर आरोप तो नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता था। लेकिन अब तो भर भर के नाकाबिलों को, चाटुकारों को, एक विशेष विचारधारा वालों को पद दिया जा रहा है, प्रमोशन मिल जाता है। कोई सरेआम मुसलमानों को गरियाने लगता है। कई तो ऐसे जज बना दिए गए जिन्हें जजमेंट लिखना भी नहीं आता। हाल ही में हमने दिखाया था कि कैसे अदालतों ने डांट फटकार लगाते हुए कहा कि इनको दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए भेजिए, इनको जजमेंट लिखने नहीं आता। सोचिए उन्हें किस हिसाब से जज बनाया गया होगा। और जब पता चल गया कि जजमेंट लिखने नहीं आता तो उनको ट्रेनिंग दिलवाने की क्या जरूरत है। निकाल के बाहर करिए ऐसे नाकाबिल लोगों को और जांच करिए कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे, किसकी सिफारिश से पहुंचा या लेन देन से पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल सबसे पहले यही है कि वो ये जवाब दें कि लगभग सारे आरोपी जज उन्हीं के अपॉइंटी क्यों हैं। आखिर वाजपेयी जी ऐसे कोहिनूर कहां से खोज के लाए थे और किस आधार पर खोज कर लाए थे जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान का
भट्टा बिठा दिया। आज जब यह किताब छपी है और सरकार अपनी मंशा दिखा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर बड़े बड़े वकील भी परेशान हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से लेकर सिंघवी तक चीफ जस्टिस के पास पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि हुजूर ऐसे ऐसे छपा है, और चीफ जस्टिस पहले से परेशान है। उनको ढेर सारे फोन और मैसेज आ चुके हैं। बहुत सारे जज देश के परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है। उधर चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेने के लिए पहले ही आदेश पारित कर दिया है और कह रहे हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी भी संस्था की गरिमा को धूमिल करने और संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, कानून अपना काम करेगा। मुझे पता है कैसे निपटना है इन चीजों से। ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी और गहरी साजिश है। जस्टिस बागची का कहना है कि पुस्तक की संरचना में मूल संरचना के प्रति संवैधानिक अखंडता का अभाव है। यानी आज जब कक्षा 8 की किताब में सरकार ने अपनी बदमाशी दिखाते हुए ये सब कुछ छपवा दिया है तो जुडिशरी परेशान है। हालांकि ये बात परेशान होने वाली है, मगर उससे ज्यादा चिंतन करने वाली है कि सरकार की इतनी हिम्मत हुई कैसे, जब न्यायपालिका के मुखिया आए दिन यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत आए दिन भाजपाई नेताओं के साथ हलवा पूड़ी खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, यहां वहां घूमते हुए नजर आएंगे, तो यही सब होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अइले गइले हेहर मुंह जुठरले छेहर, यानी किसी के यहाँ बार बार आने से, बहुत ज्यादा मिलने जुलने से सम्मान कम हो जाता है, भाव घट जाता है, सामने वाला हल्के में लेने लगता है। वही हाल न्यायपालिका का हो गया है। जब जज साहब लोग मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाने के लिए लाल टपकाते रहेंगे, उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे, सेल्फी लेते रहेंगे, उनके यहाँ डिनर खाने के लिए ललचाते रहेंगे, तो यही होगा। और राजनीति को देखिए, पहले उसने खुद ही एक संस्था को इस लेवल पर गिराया और अब इस संस्था को बदनाम करने के लिए देश के बच्चों के दिमाग में यह सब भरने का प्रयास हो रहा है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, इस किताब में जो लिखा गया है वो कंटेंट बिल्कुल सही है। जिस लेवल पर लिखा गया है वो बहुत कम है। भ्रष्टाचार और कमियां खामियां इससे कहीं ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, मगर जहां पर लिखा गया है वो गलत है। कंटेंट सही है, लिखने का स्थान गलत है। हमें अपनी संस्थाओं को ठीक करना है, उन्हें बदनाम नहीं करना है, और कम से कम बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वरना तो बच्चे कल को यही मानकर चलेंगे कि इस देश में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई न्यायिक सिस्टम ही नहीं है। खुद से न्याय कर लो, अपनी व्यवस्था अपने हाथ, जो मन करे करो, ऐसे तो कुछ बचेगा ही नहीं। मगर ध्यान रहे, इन सब के लिए जिम्मेदार जुडिशरी खुद है। बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जज वो खुद इन सब के लिए जिम्मेदार हैं कि सरकार की हिम्मत आज यहां तक पहुंच गई। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।